होश संभालने के बाद मेरा तासुर यही था कि मेरी माँ एक खराब और बदचलन औरत है। अगर वो बदचलन नहीं होती तो मेरा बाप उसे छोड़कर अलग नहीं रहता। उस समझ के बाद मुझे माँ से नफरत हो गई थी, लेकिन मैं उस वक्त अपनी नफरत का इजहार खुलकर नहीं कर सकता था। लेकिन मैं मेरी माँ को अलग अलग तरीकों से जिद करके सताता जरूर था। यूं तो वो बगैर कहे मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करती थी, अपनी हैसियत के मुताबिक मेरी जरूरतें पूरी करती थी। इसके बावजूद मैं किसी ऐसे कपड़े और खिलौने की जिद करता जो वो कोशिश के बावजूद भी नहीं दिला सकती थी। जब वो मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करती तो फिर मैं अपना मूड खराब कर लेता और ऐसी हरकत करता जो उसकी मर्जी के खिलाफ होती थी। यही नहीं, मैं अपने बाप को याद करके रोने लगता। जब वो रोने की वजह पूछती तो मैं कहता अगर मेरे अब्बा होते तो रिमोट वाला हवाई जहाज जरूर खरीद कर देते। इस पर वो कहती तेरे बाप से तो घर का खर्चा ही नहीं पूरा होता था, उससे कोई काम तो होता नहीं था। शादी के तीसरे महीने तो घर में फाके शुरू हो गए थे। उन फाकों से पीछा छुड़ाने के लिए मैंने अपना जेवर बेच डाला। अगर मेरे पास जेवर होता तो मेरी फूल सी बच्ची मौत के मुंह में ना जाती। मैंने कहा जेवर क्या कर लेता? नानी कह रही थी कि उसे तो दवा से भी फायदा नहीं हुआ था। माँ ने कहा सरकारी अस्पताल की दवा में क्या दम होता है? तेरे बाप की इतनी हैसियत भी नहीं थी कि वो बच्ची को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाता। मेरी बच्ची की मौत के बाद ही मुझे उसकी शक्ल से नफरत हो गई थी। अगर तू भी अपने बाप जैसा बना तो मैं तुझे भी बाहर फेंक दूंगी। तेरी खातिर तो मैं जमाने की उल्टी सीधी बातें सुन रही हूँ। अगर तेरा बाप किसी काबिल होता तो मैं घर से कदम नहीं निकालती, मुझे बाहर जाकर काम नहीं करना पड़ता। तुझे ही नहीं, तेरे बाप को भी पालने की जिम्मेदारी मेरी हो गई थी। 50 रुपए के रोज तो वो सिगरेट पीता था। मैंने कहा वो नौकरी भी तो करते थे। जरूर करता था, लेकिन एक पैसा घर में नहीं लाता था, सारे पैसे जुए में उड़ा डालता था। उसका बस नहीं चला, वरना वो मुझे भी दांव पर लगा देता। मैंने कहा नानी कह रही थी वो शादी से पहले तो जुआ नहीं खेलते थे। अरे उन्हें क्या मालूम, उसके करतूत तो मैं जानती हूँ या मेरे अब्बा को मालूम हो गया था। लेकिन जब वो बेचारे जिंदा नहीं रहे तो फिर मुझे घर से निकलना पड़ा। मैंने कहा अम्मा गलत बात मत करो, जब नाना जिंदा थे मुझे अच्छी तरह याद है, नाना की जिंदगी ही में तुमने नौकरी कर ली थी। माँ ने कहा तुझे तो सब बात याद है, अपने बाप की भी कोई गलत बात याद है कि नहीं? आंखें और कान भी तो है तेरे पास, और ये गज भर की जबान अब क्यों खुल रही है? अभी तेरा बाप मरा नहीं जिंदा है, जाकर उससे पूछ ले नौकरी करने के लिए मुझे किसने मजबूर किया था। वो बताएगा तुझे कि मेरे अब्बा ने मुझे नौकरी करने पर मजबूर किया था या उसने खुद कहा था। सुल्ताना अगर तुम भी नौकरी कर लो तो हमारे घर में खुशहाली आ जाएगी। एक तो मेरी तनख्वाह कम है और फिर मैंने कंपनी से कर्ज भी लिया हुआ है। कर्ज कटने के बाद तनख्वाह में बचता ही कुछ नहीं है। मैंने माँ से कहा अच्छा ठीक है, अब तुम नौकरी नहीं करोगी, मैं काम पर जाऊंगा। माँ ने कहा तो स्कूल कौन जाएगा और तुझे नौकरी कौन देगा? मैंने कहा असलम भी तो मेरे बराबर है, गैरेज में काम करता है, पूरे 50 रुपए रोज कमाता है। माँ ने कहा तेरे 50 रुपए से क्या होगा, यहाँ तो 200 रुपए रोज का पता नहीं चलता। बस तू जल्दी जल्दी मैट्रिक कर ले, फिर कहीं अच्छी सी सर्विस करना। माँ की ख्वाहिश मैं पूरी नहीं कर सका। 7वीं क्लास पास की थी कि मुझे माँ पर ज्यादा गुस्सा आने लगा और मैंने माँ को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी। पिछले 1 साल से वो बहुत आवारा हो गई थी। शाम 6 बजे वो बन ठन कर घर से निकलती और सुबह मेरे स्कूल जाने के बाद घर पहुंचती थी। माँ की दोस्ती एक और औरत शमीन से भी थी। वो तो सूरत ही से मुझे खराब औरत लगती थी। वो अक्सर 5 बजे हमारे घर आती और माँ के साथ ही घर से निकलती थी। पहले पहले तो मैं समझता था कि शमीन शादीशुदा है, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि उसकी शादी नहीं हुई है। हालांकि वो मेरी माँ से छोटी नहीं थी। यूं तो शमीम का बर्ताव मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे उसका ये बर्ताव भी पसंद नहीं था। जब वो कहती सुल्ताना तुम्हारा बेटा बहुत खूबसूरत है, कितनी मासूमियत है इसके चेहरे पर, उसे एक बार देखने से दिल नहीं भरता, दिल चाहता है बस बार बार देखे जाओ। ये सुनकर मैं जल जाता, मुझे ऐसा लगता जैसे वो मुझे गालियां दे रही हो। एक दिन मैंने माँ से पूछा ये औरत हमारे घर क्यों आती है? माँ ने कहा क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम जानते हो वो मेरी सहेली है और हम साथ में ही काम करते हैं। मैंने माँ से पूछा तुम लोग क्या काम करते हो? माँ ने कहा तुम क्यों पूछ रहे हो? मेरे पास इनके सवाल का कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद मैंने कहा
उनकी शादी अभी तक क्यों नहीं हुई? मैंने ये सवाल इसलिए किया था कि मुझे मालूम हुआ था कि धंधा करने वाली औरतें शादी नहीं करती हैं। ये बात मुझे मेरे एक दोस्त ने बताई थी। वो मेरी क्लास में ही पढ़ता था, लेकिन उसकी उम्र मुझसे ज्यादा थी। मैंने माँ से पूछा, बताओ ना माँ, उनकी शादी अभी तक क्यों नहीं हुई? माँ ने कहा, मैंने शमीम से कभी पूछा नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है उस पर घर की बहुत जिम्मेदारी है, इसलिए उसने अभी तक शादी नहीं की। मैंने कहा, तुम गलत बोल रही हो माँ। ठीक है, मैं गलत बोल रही हूँ, तू जाकर अपना काम कर, तुझे इन बातों में दिलचस्पी लेने की जरूरत नहीं है। और अम्मा कह रही थी कि तुम आजकल स्कूल नहीं जा रहे हो। मैंने कहा, अब मैं नहीं पढ़ूंगा। माँ ने आंखें दिखाते हुए कहा, क्यों नहीं पढ़ोगे? मैं काम करूंगा, मेरी उम्र के लड़के अब 100 रुपए कमाने लगे हैं। माँ ने कहा, तुम इनसे ज्यादा कमाओगे, मैट्रिक तो कर लो, सिर्फ 3 साल की तो बात है। मैंने कहा, मैट्रिक करने से कुछ नहीं होता, 4-5 हजार की नौकरी मुश्किल से मिलती है, मैं किसी भी गारमेंट फैक्ट्री में भर्ती हो जाऊंगा। असलम कह रहा था, ज्यादा से ज्यादा मैं 1 माह में काम सीख लूंगा, फिर जितनी मेहनत करूंगा इतने पैसे मिलेंगे। माँ ने सख्ती से कहा, नहीं, स्कूल जाओ, मैं तुमसे ऐसी मेहनत नहीं कराना चाहती। माँ की सख्ती का मुझ पर ज्यादा असर नहीं हुआ, क्योंकि मैंने माँ को रंगे हाथों पकड़कर घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। उसी शाम शमीम हमारे घर आई तो इसके हाथ में मिठाई थी। उसने मुझसे कहा, लो अशरफ, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाई हूँ। दरवाजा मैंने ही खोला था। उसने पूछा, तुम्हारी अम्मी तैयार हो गई या नहीं? मैंने कहा, मैं मिठाई नहीं लूंगा, मैं लालची नहीं हूँ। अरे उसमें लालच की क्या बात है, ये तुम्हें क्या हो गया है? माँ ने कमरे से निकलकर हमारे करीब आकर कहा, इसका दिमाग खराब हो गया है, ये आजकल स्कूल भी नहीं जा रहा है। ये कहता है ये गारमेंट फैक्ट्री में काम करेगा। शमीम ने कहा, काम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन पहले मैट्रिक तो कर लो। मैंने कहा, माँ ने और आपने भी तो मैट्रिक किया है, लेकिन आज तुम लोग क्या काम कर रहे हो? मेरे लहजे में बड़ी काट थी। माँ ने गुस्से से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? शमीम ने कहा, छोड़ो सुल्ताना, क्यों मूड खराब कर रही हो? लो मिठाई खाओ, आज मेरी छोटी बहन की मंगनी हो गई, उसे रिश्ता बहुत अच्छा मिला है। जाओ अशरफ, अब तुम भी मुंह हाथ धोकर कपड़े बदल लो, तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे हो रहे हैं। मैं खुद कपड़े बदलने का सोच रहा था। आज मैं इन लोगों का पीछा करने का प्रोग्राम बना चुका था। उस प्रोग्राम के मुताबिक मुझे इनसे पहले ही घर से बाहर चले जाना था, ताकि उन्हें समझ में भी ना आए और मैं इनका पीछा करके देखूं कि ये दोनों कहाँ जाती हैं। मुंह हाथ धोने और कपड़े बदलने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगी। घर से बाहर निकलकर मैं ऐसी जगह खड़ा हो गया जहां से उन पर नजर रखी जा सकती थी। मुझे ये तो मालूम था कि वो कभी रिक्शे में और कभी बस में जाती हैं। रिक्शा भी बस स्टॉप के पास ही से मिलता था। मैं बस स्टॉप के पास खड़ा हो गया। मैं एक एक पल गिन रहा था। आखिर उन दोनों की सूरत मुझे नजर आ गई। शमीम ने भी कपड़े बदल लिए थे। जो साड़ी उसने पहनी थी वो मेरी माँ की ही थी। शमीम ने अपना बुर्का हमारे ही घर छोड़ दिया था। मेरी माँ तो बुर्का पहनती नहीं थी। मैं उन्हें बस स्टॉप के नजदीक आते हुए देख रहा था। 2 खाली रिक्शे उनके करीब से गुजर गए, लेकिन उन्होंने रिक्शा नहीं रोका। इसका मतलब यही था कि वो लोग बस से जाएंगे। उनके बस स्टॉप पर पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही बस आई और वो दोनों उसमें सवार हो गए। जब बस चलने लगी तो मैं भी भागते हुए बस में चढ़ गया। बस में बहुत रश था, पैर रखने की जगह भी नहीं थी। बस में सवार होने के बाद मैंने उन लोगों को देखने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों मुझे नजर ही नहीं आई। शायद उन्हें सीट मिल गई थी। मैं बस के बीच में पहुंच गया था, इसलिए स्टॉप पर उतरने वाली औरतों को देखना मेरे लिए मुश्किल था। मैं कोशिश कर रहा था कि किसी ऐसी जगह पहुंच जाऊं जहां से उतरने वाली औरतों पर नजर रख सकूं। कई स्टॉप गुजर गए, बस तेजी से अपनी आखिरी मंजिल की तरफ सफर कर रही थी। क्योंकि मुसाफिर उतर कम रहे थे और सवार ज्यादा हो रहे थे, इसलिए बहुत देर तक मैं हिलने के काबिल भी नहीं रहा। जब बस में थोड़ी बहुत जगह बनी तो मैं ऐसी जगह पहुंचा जहां से उन लोगों को देख सकता था। लेकिन एक ही नज़र में मुझे मालूम हो गया कि माँ और शमीम रास्ते में ही किसी जगह उतर गई हैं। बस अपनी आखिरी मंजिल के करीब पहुंच गई थी, इसलिए मैं बस से नहीं उतरा। मैंने सोचा कि वापसी का सफर भी इसी बस में किया जाए। इस तरह की कोशिश मैंने कई बार की, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं मिली। एक बात तो मुझे इत्तेफाक से ही रिक्शा मिल गया और मैंने माँ के रिक्शे का पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन एक सिग्नल पर माँ का रिक्शा आगे निकल गया और मैं पीछे रह गया। लेकिन माँ को पता चल गया कि मैं रिक्शे में उनका पीछा कर रहा था। दूसरे दिन उन्होंने मुझसे पूछा, तुम कल शाम को रिक्शे में बैठकर कहाँ गए थे?
और तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं कि तुम रिक्शे में घूमो? मेरे पास माँ के इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए मैं गर्दन झुकाए खड़ा रहा। नानी ने कहा, कल उसने मुझसे 20 रुपए लिए थे, कह रहा था कि कोई किताब खरीदनी है। मेरी माँ ने नानी से कहा, अम्मा ये आवारा हो गया है, स्कूल कहाँ जा रहा है जो इसे किताब की जरूरत हो? नानी ने कहा, अरे नहीं, रोज सुबह नाश्ता करके स्कूल जाता है। माँ ने मुझे घूरते हुए कहा, नाश्ता करके आवारागर्दी करने जाता है, स्कूल नहीं। ये उस आवारा जमाल के साथ रहने लगा है। आप तो जानती हैं उसको, मोहल्ले का कितना बदनाम लड़का है। अब तो वो इतना आवारा हो गया है कि मोहल्ले की औरतों को छेड़ने लगा है। उसकी उम्र देखो और औरतों को छेड़ना देखो, खूब नाम रोशन कर रहा है अपने बाप का। लेकिन इस कमीने का तो बाप ही नहीं है। 8 साल हो गए, इसके बाप ने इसे पलट कर भी नहीं पूछा। नानी ने कहा, बस खत्म कर बात को, अपना दिल मत जला, अब ये नहीं रहेगा जमाल के साथ। माँ ने कहा, इससे पूछो कि रिक्शे में कल कहाँ गया था। मेरे रिक्शे के पीछे ही इसका रिक्शा था, बस इत्तेफाक से आगे नहीं निकल सका, वरना मैं इसका पीछा करती और इसे सड़क पर ही जूते लगाती। सच कहते हैं बुजुर्ग, जैसा बाप वैसी औलाद। ये भी अपने बाप ही के नक्शे कदम पर चलेगा। मुझे इससे एक कौड़ी की उम्मीद नहीं है। जब तक मेरे हाथ पांव चल रहे हैं तो इसे खिलाती रहूंगी, उसके बाद ये गलीगी आवारा कुत्ते की तरह घूमकर टुकड़े तोड़ेगा। माँ सांस लिए बगैर बोल रही थी और मैं अंदर ही अंदर खौल रहा था। कई बार दिल में आया कि बता दूं मैं रिक्शे में क्यों सफर कर रहा था, चीख चीख कर कहूं कि मैं इस बदचलन औरत को रंगे हाथों पकड़ने जा रहा था, जो बदकिस्मती से मेरी माँ है। लेकिन मैं खामोश खड़ा रहा। अगर नानी नहीं होती तो माँ मुझे मारने भी लगती। पिछले 3-4 साल से उन्होंने मुझे हाथ नहीं लगाया था, वरना अक्सर मेरे बाप का गुस्सा मुझ पर उतार दिया करती थी। किसी ने माँ को गलत कहा था कि मैं जमाल से मिलता हूँ, वो मोहल्ले का था, इसलिए कभी कभी आमना सामना हो जाता था। यूं भी जमाल उन लड़कों में था जो मेरी माँ के बारे में गलत बात किया करते थे। जमाल ही ने इशारों इशारों में मुझे बताया था कि मेरी माँ के चाल चलन ठीक नहीं हैं। इसीलिए जहाँ मुझे अपनी माँ से नफरत थी, वहाँ मैं जमाल से भी नफरत करता था। मेरी माँ नानी के मना करने के बाद भी बहुत देर तक मुझे बातें सुनाती रही और फिर फूट फूट कर रोने लगी। नानी ने उन्हें गले लगाकर समझाने की कोशिश की तो रोते हुए कमरे में चली गई। माँ के जाने के बाद नानी ने कहा, तू नहीं जानता वो आजकल कितनी परेशान है। मैं नानी को कहना चाहता था कि अच्छा खासा खा पी रही है, घूम फिर रही है, शमीम के साथ हंस बोल रही है, रात रात भर घर से गायब रहकर मजा करती है, फिर उन्हें किस बात की परेशानी है? जब कोई परेशान होता है तो उसका दिल घर से निकलने के लिए भी नहीं चाहता, और ये तो रात रात भर घर से गायब रहती है। नानी ने कहा, तुझे पता है तेरे बाप ने क्या हरकत की है? उसने तेरी माँ को तलाक दे दिया है और इल्जाम लगाया है कि तेरी माँ बदकिरदार और बदचलन है और वो किसी बदचलन औरत को अपने निकाह में नहीं रख सकता। ये सुनकर मुझे भी सकता हो गया। थोड़ी देर बाद मैंने खुद को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, ये कब की बात है? माँ ने तो मुझे नहीं बताया। नानी ने कहा, 1-1.5 महीना तो हो गया इस बात को। वो तुझे बताना चाहती थी, लेकिन मैंने मना कर दिया, इस ख्याल से कि हम तो परेशान हैं, तुझे परेशान करके क्या फायदा। मैंने फिर कोई सवाल नहीं किया। 8 साल पहले मैंने अपने बाप को देखा था। उसके बाद मुझे कभी कभी ये तो पता चलता था कि अब्बा घर आए थे, लेकिन वो मुझसे कभी नहीं मिले। पिछले 4 साल से तो ये शहर ही छोड़कर चले गए थे। इसके बाद वो कभी हमारे घर नहीं आए। जब से मुझे अपनी माँ के बदचलन होने का एहसास हुआ था, उस वक्त से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने अब्बा से किसी न किसी तरह मुलाकात करूं और मौका लगे तो उनके साथ ही चला जाऊं। नानी ने जब तलाक वाली खबर सुनाई तो मुझे मालूम नहीं क्यों अब्बा से ज्यादा अपनी माँ से हमदर्दी हो गई और माँ से करीब होने, उनसे प्यार करने और उनके पास घुसकर सोने की ख्वाहिश पैदा हुई। मैंने सोचा, क्या पता मेरा ख्याल गलत हो, मुमकिन है लोग झूठ बोलते हों। बजाय माँ का पीछा करने के और दूसरों के सामने उन्हें अपनी नजरों में गिराने से बेहतर यही है कि मैं माँ से ही पूछ लूं। लेकिन मैं किस तरह पूछ सकता हूँ? कुछ देर इस सवाल पर गौर करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं माँ से इस तरह का सवाल करने के काबिल ही नहीं हूँ। अब्बा और तलाक के हवाले से तो मैं माँ से बात कर सकता हूँ, मगर उन्होंने मुझे इस काबिल ही नहीं समझा कि तलाक के बारे में मुझे बताएं। तो फिर मेरे दूसरे सवालों का जवाब क्यों देंगी? मैं यही सब कुछ सोचते हुए माँ के कमरे में दाखिल हुआ। माँ चारपाई पर चित्त लेटी हुई छत को घूर रही थी।
मैंने तेज आवाज में कहा, माँ इस तरह क्यों लेटी हो? उन्होंने चौंक कर उठते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा, जो कुछ मैंने सुना है क्या वो सच है? क्या सुना है तूने? नानी कह रही थी कि अब्बा ने तुमको तलाक दे दी है। माँ ने लाल लाल आंखों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, हाँ, उस कमीनी ने मुझे तलाक दे दी है। मुझे उसकी परवाह नहीं है। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि वो ये काम 8 साल पहले करता तो बदनामी का दाग मेरे माथे पर नहीं लगता। सबसे पहले उसी ने मुझ पर शक किया था। उसके शक की वजह से ही मैंने अच्छी खासी नौकरी पर लात मार दी और घर बैठकर फाके करना गवारा कर लिया। अगर तू नहीं होता तो मैं नौकरी के साथ उस पर भी लात मार देती। उस कमीने के बोलने पर ही मैंने वो मुलाजमत की थी। फिर जब उसे मालूम हुआ कि उस दफ्तर में मेरे सिवा कोई औरत नहीं है तो उसने मेरी जिंदगी हराम कर दी। मैं नौकरी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने उससे कहा कि तुम घर के खर्च पूरे करो तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी, लेकिन वो खर्चा कहाँ से पूरा करता? उसने तो मेरी नौकरी लगते ही अपनी नौकरी छोड़ दी थी। मैंने उनसे पूछा, अब तुम क्या करती हो? माँ ने कहा, तेरे अच्छे मुस्तकबिल के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था। तू तो जानता ही है कि 2 साल पहले तक मैंने घर ही में काम किया, फिर अल्लाह भला करे शमीम का, उसने मुझे घर से निकाल कर। मैंने माँ की बात काट कर कहा, शमीम ने तुम्हें घर से निकालकर उस काम पर लगा दिया जो काम वो खुद करती है। माँ ने तेज आवाज में कहा, क्या मतलब है तेरा? क्या करती है वो? उनकी लाल लाल आंखों में गुस्सा उतर आया था। वो बहुत नेक और शरीफ औरत है। भाई बहन की खातिर उसने अपनी जवानी और जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने पूछा, वो करती क्या है? माँ ने कहा, अपने काम से काम रख, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश की तो खाल उधेड़ दूंगी। और मुझे कमरे से बाहर धक्का देकर दरवाजा बंद कर लिया। मेरे दिल में माँ से हमदर्दी और मोहब्बत के जो जज्बात उभरे थे वो फिर नफरत की आग में जल गए। मैं दरवाजे के करीब से हटते हुए सोच रहा था, अच्छा किया मेरे बाप ने जो इस आवारा और बदचलन औरत को तलाक दे दी। मुझे खुद भी यहाँ से कहीं चले जाना चाहिए, लेकिन मैं जाऊंगा कहाँ? ये सवाल बहुत अहम था, इसलिए मैं इस सवाल पर बहुत देर तक सोचता रहा, लेकिन सही जवाब तक नहीं पहुंच सका। 6 बजे माँ घर से अकेली ही निकली क्योंकि शमीन नहीं आई थी। उनके घर से निकलने के बाद मैं घर से निकल ही रहा था कि नानी ने आवाज दी और मुझे रोक लिया। कहीं मत जाना, तेरी माँ अभी आ जाएगी। वो कह कर गई है कि तुझे बाहर ना निकलने दूं। मैंने नानी से कहा, तुम्हारी बेटी कहाँ गई है? नानी ने कहा, क्यों ऐसे बोल रहा है? माँ कहते हुए शर्म आती है क्या? तेरी माँ बदनामी के दाग को माथे से मिटाने गई है। वो कह रही थी कि तुझे भी उस पर शक हो गया है। तूने कई बार उसका पीछा किया है। वो तेरी खातिर ही बदनाम हो रही थी। हालांकि मैंने बहुत पहले ही उससे कह दिया था कि तू उस मर्दूद से तलाक लेकर अपना घर बसा ले, लेकिन वो कहती थी मेरे बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। 2 माह पहले जब तेरे बाप ने तलाक दी तो भी मैंने उससे यही कहा था कि दूसरी शादी कर ले, मगर तेरी माँ ने मेरी बात नहीं मानी। नानी की बात सुनकर मुझे झटका लगा। मैं सोच रहा था, तो क्या मेरी माँ मेरी खातिर धंधा करने पर मजबूर हुई थी? अगर ऐसा है तो फिर मेरी जिंदगी पर लानत है। लेकिन औलाद की खातिर दूसरी शादी ना करने वाली औरतें मेहनत मजदूरी करके वक्त गुजारने की कोशिश करती है, लेकिन मेरी माँ ने मेरी खातिर इतना गंदा काम क्यों शुरू कर दिया? नानी ने तेज आवाज में कहा, सुन रहा है मैं क्या कह रही हूँ? तूने अच्छा नहीं किया। मैंने नानी की बात समझने की कोशिश करते हुए कहा, क्या अच्छा नहीं किया? कुछ बता भी दो। नानी ने कहा, जब वो चली जाएगी यहाँ से तब तुझे पता चलेगा तूने क्या किया है। नानी की बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही थी। मैं पूछता ही रह गया, लेकिन उन्होंने खुलकर कोई बात नहीं की। मैं उस शाम घर से बाहर नहीं निकला। रात का खाना मैंने नानी के साथ ही खाया। खाने के दौरान मैंने धीमी आवाज में कहा, आप तो कह रही थी कि माँ जल्दी वापस आ जाएगी, लेकिन वो अब तक क्यों नहीं आई? नानी ने कहा, मालूम नहीं क्या हुआ, वो कहकर तो यही गई थी कि वापसी जल्दी होगी। रात 11 बजे तक मैं माँ का इंतजार करता रहा, लेकिन वो नहीं आई। फिर मैं सो गया। सुबह मैं नाश्ता करके स्कूल के वक्त घर से बाहर चला गया। मुझे नहीं मालूम माँ कितने बजे वापस आई थी। मेरा ख्याल था कि वो शाम में अपने वक्त पर ही घर से निकलेगी, लेकिन वो तो दोपहर ही में चली गई थी। उस रात वो वापस आई और आने के बाद बिना खाना खाए ही चारपाई पर लेट गई। नानी और मैंने उनके आने से पहले ही खाना खा लिया था। नानी ने जब उनसे खाने का पूछा तो उन्होंने सिर्फ चाय पीने को कहा। पूरे 4 दिन इसी तरह गुजर गए। माँ ने मुझसे बात करना तो दूर मेरी तरफ देखा तक नहीं।
मैंने खुद भी उनसे बात नहीं की। मैं उनसे ये सोचकर बात नहीं कर रहा था कि कहीं मेरी बात से वो समझ ना जाए कि मैं घर से भागने वाला हूँ। 5वां दिन जुमा का दिन था। उस दिन 4 बजे शमीम, उसकी छोटी बहन, छोटा भाई और दूसरी 2 औरतें हमारे घर पहुंची। उन 2 औरतों को मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उन लोगों के घर में दाखिल होते ही मैं घर से बाहर निकल गया। अच्छा ही हुआ कि मैं रात 8 बजे तक घर से बाहर ही रहा। अगर घर में होता तो शायद जज्बात में आकर कोई उल्टी सीधी हरकत ही कर देता और बात बिगड़ जाती। मैंने घर में दाखिल होते ही नानी से पूछा, माँ कहाँ है? नानी ने कहा, वो अपने घर चली गई। मैंने कहा, क्या मतलब, कौन से अपने घर? मेरे इस सवाल के जवाब में नानी ने जो कुछ कहा वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। नानी ने बताया कि आज शाम मेरी माँ का निकाह हो गया है और वो अपने शौहर के साथ चली गई, जिस मेटर्निटी होम में वो पिछले 3 साल से काम कर रही थी। सलीम भी वहाँ काम करता था। उसके घर वालों ने शमीम से शादी की बात की थी और शमीम ने 15 दिन पहले ही सुल्ताना से बात की, लेकिन उसने इनकार कर दिया था। मगर फिर आखिर में उसने यही सोचा कि बिना किसी मर्द के सहारे के औलाद की नज़र में भी औरत की कोई इज्जत नहीं रहती। मैंने नानी से कहा, माँ मुझसे ये भी तो बता सकती थी कि वो मैटरनिटी होम में काम करती हैं। नानी ने कहा, तेरी माँ कह रही थी कि तुमने उससे पूछने से पहले ही उसके चरित्र पर शक किया और उन लोगों के साथ हो गए जो पहले ही से सुल्ताना को बुरे चाल चलन की औरत समझते हैं। अब उनके मुंह भी बंद हो जाएंगे और तेरा शक भी दूर हो जाएगा। नानी ने अपने आंसू पूछते हुए आगे कहा, लेकिन तू कहाँ गया था? निकाह से पहले वो तुझे सलीम से मिलाना चाहती थी। देखने में तो मुझे वो आदमी अच्छा ही लगा है, लेकिन उसकी पहली बीवी 2 बच्चे छोड़कर मरी है। उस रात मैं रात भर नहीं सो सका। मुझे अपने बर्ताव पर शर्मिंदगी भी हो रही थी और मैं ये भी सोच रहा था कि माँ ने अच्छा ही किया। अब कोई कमीना मेरी माँ के किरदार पर शक तो नहीं करेगा। एक और सवाल बार बार मेरे जहन में गर्दिश कर रहा था कि अगर सलीम भी मेरे बाप ही की तरह हुआ तो फिर मेरी माँ क्या करेगी? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था, लेकिन इस नतीजे पर तो मैं पहुंच ही गया था कि अब मैं घर से भाग नहीं सकता, क्योंकि मैं घर से भाग जाता तो मेरी बूढ़ी नानी अकेली रह जाती। अपनी नानी की जिंदगी और अपनी माँ की खातिर मुझे सौतेले बाप को कबूल करना ही था, सो मैंने उसे कबूल कर लिया।